क्या आप जानते हैं कि कर्नाटक में एक ऐसे कांड को अंजाम दिया गया कि इसके पीछे दो और अनहोनियां घटित हो गईं। एक तरफ परिजन अपनी थ्योरी बना रहे थे, जो कुछ भी इन्होंने अपने सामने देखा। दूसरी तरफ पुलिस अपनी थ्योरी बना रही थी, इन्वेस्टिगेशन करते हुए। आज की कहानी एक ऐसे केस के बारे में है जिसमें कत्ल के बारे में पता है, कातिल के बारे में भी पता है, मोटिव भी ढूंढ लिया, सारे सबूत मिल गए। लेकिन इस केस में ना तो कोई मुकदमा हुआ, ना ही कोई सुनवाई हुई और ना ही कोई और कार्रवाई हुई, पर केस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात कर रहे हैं कविता बिंदु केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक राज्य के चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट से। यहीं पर कदूर नाम की जगह पड़ती है। कदूर के लक्ष्मी नगर एरिया में एक छोटी सी फैमिली रहा करती थी। बात 2020 की है। फैमिली के मुखिया थे क्रिस रेवंत। ये 35 साल के थे। इनकी पत्नी थी 31 साल की कविता बिंदु। इनके 2 बच्चे भी थे, एक 5-6 साल का बेटा और दूसरा 6 महीने की बेटी। घर के मुखिया क्रिस रेवंत एक डॉक्टर थे, डेंटिस्ट थे। इनका कदूर में ही बिरूर नामक जगह पर खुद का क्लिनिक था। इनकी पत्नी एक हाउसवाइफ थी और बड़ा बेटा स्कूल जाना शुरू ही किया था। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक थी। दिन आता है 17 फरवरी 2020 का। शाम के 8 से 8:30 बजे के आसपास डॉक्टर रेवंत अपने बड़े बेटे के साथ क्लिनिक से घर पर आते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल बात थी। घर के मेन गेट के सामने ही कार पार्किंग के लिए कार शेड बना हुआ था। डॉक्टर रेवंत अपने बेटे को लेकर कार से घर पर आए। सूरज तो ढल चुका था, पर घर के अंदर कोई लाइट वगैरह नहीं जल रही थी। ये देखकर रेवंत को थोड़ा अजीब लगा। फिर ये बाहर की लाइट को ऑन करते हैं। जैसे ही इन्होंने लाइट ऑन की, सामने इन्होंने देखा कि बाहर कार सेट के पास किसी चीज को घर के डोर मैट से ही कवर किया गया है, जैसे कि कोई इसे चद्दर समझकर ओढ़कर सो गया हो। डॉक्टर रेवंत को थोड़ी हैरानी हुई कि ये कौन है, कहाँ से आया है। ये पास जाकर डोर मैट को हटाते हैं। जैसे ही इन्होंने हटाया, इनकी चीखें निकल गईं। इनकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी आने लगे। सामने का दृश्य देखकर इनके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर रेवंत की पत्नी कविता बिंदु लेटी हुई थी। ये बेहोश थीं या मर चुकी थीं। इनके गले पर कट का निशान बना हुआ था, बाहर रक्त बिखरे हुए थे। लोग ये देखकर समझ गए कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। फिर डॉक्टर रेवंत रोते बिलखते हुए घर के अंदर जाते हैं, बाकी लाइट वगैरह ऑन करने के लिए। जब घर के अंदर का लाइट ऑन हुआ तो सामने इन्होंने देखा कि घर के सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े हैं। बेडरूम की हालत भी खराब है, अलमारी भी खुली हुई है, इसका लॉकर भी खुला हुआ है। फौरन रेवंत को कुछ खटकता है। ये अलमारी को चेक करते हैं, फिर बाहर आकर कविता के शव को देखते हैं। ये समझ गए कि घर में चोरी हुई है। अलमारी से गहने गायब हैं। जो कविता ने गहने पहन रखे थे वो भी गायब हैं। घर में करीब 115 ग्राम सोने के आभूषण और कुछ कैश रखे हुए थे। सब कुछ गायब था। आभूषण और कैश को लेकर करीब 4 लाख की चोरी हुई थी। आस पड़ोस के लोगों ने रेवंत को बोला कि पुलिस को कॉल कर दो। रेवंत पुलिस को कॉल करते हैं। कदूर पुलिस स्टेशन से एक टीम डॉक्टर साहब के घर पर पहुंचती है। पुलिस ने घर की सारी परिस्थिति देखी, माहौल देखा। कविता के गले को धारदार चीज से काटा गया था। घर के सामान बिखरे पड़े थे। डॉक्टर रेवंत ने पुलिस को बोला कि घर से कैश और गहने मिलाकर 4 लाख की चोरी हुई है। सीधा सीधा यह मामला लूटपाट का है। कविता ने विरोध किया होगा, इसलिए उसका कत्ल कर दिया। वैसे उस वक्त घर में केवल कविता और 6 महीने की बेटी ही मौजूद थी। रेवंत अपने बेटे के साथ क्लिनिक में थे। शव को लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। डॉक्टर रेवंत अपनी पत्नी के इस तरह जाने से बहुत दुखी थे। एक 6 महीने की बच्ची थी, वो बिना माँ के कैसे रहेगी, उसकी देखभाल कैसे होगी। चलो बेटा थोड़ा बड़ा है, उसे बहला फुसला कर समझा बुझा कर रख लेंगे। जब इलाके में शोर मचा तो बाकी लोग भी आने लगे। रेवंत यहाँ पर रो रहा था, बिलख रहा था। पुलिस ने सोचा कि रेवंत से कैसे बात किया जाए। ये कुछ बातचीत करने की हालत में नहीं लग रहा था। फिर भी इससे थोड़ा बहुत पूछताछ किया जाता है। इसने बताया कि अपने बेटे के साथ क्लिनिक में था। जब अपने टाइम से क्लिनिक बंद करके घर पर आया तो ये सब कुछ देखा जो पुलिस देख रही है। इसके बाद आस पड़ोस के लोगों से बात की जाती है। ये लोग थोड़े कंफ्यूज थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हुआ कैसे। ऐसे इन्हें कोई आहट या चीख पुकार भी नहीं सुनाई दी थी। पुलिस अपना बातचीत करती है, पूछताछ करती है। लगा कि घर में अगर लुटेरे बदमाश आए होंगे तो अपने होने का कोई ना कोई सबूत छोड़ा ही होगा। पुलिस घर की छानबीन शुरू कर देती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जाता है। घर में जो जो चीज़ें बिखरी हुई थीं, जाहिर सी बात है कि लुटेरों ने इन्हें फेंका होगा, कीमती चीज़ें ढूंढने के चक्कर में। फॉरेंसिक टीम इन गिरे हुए चीज़ों की जांच करती है। घर के तमाम कोनों में जहां जहां पर सामान बिखरे हुए थे, लगभग हर एक चीज़ की अच्छे से छानबीन हुई, मगर कहीं से कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला। बाहर से अगर लुटेरे आए होते तो उनके चप्पल जूतों से ज़मीन पर कोई निशान बनता, दाग धब्बे बनते हैं। पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लगा कि वो लुटेरे बहुत शातिर और प्रोफेशनल रहे होंगे। उन्होंने ग्लव्स पहना होगा, पैरों में भी कुछ लगाया होगा जिससे कोई निशान नहीं पड़ा। अपने काम को ऐसे अंजाम दिया कि कोई शोर शराबा नहीं मचा। एक झटके में ही विरोध करने वाले का ही काम तमाम कर दिया, जिससे वो ना तो कुछ समझ पाई और ना ही शोर मचा पाई।
कुल मिलाकर घर के अंदर से लुटेरों की मौजूदगी का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे अगला दिन शुरू होता है। घर पर रिश्तेदार वगैरह भी आने लगे। डॉक्टर रेवंत का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी हुई थी। शहर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी मौका वारदात पर आते हैं। इन्होंने जब घर के आसपास थोड़ा गौर किया तो पाया कि यहाँ कई सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसके बाद 17 फरवरी की दोपहर से शाम 8 बजे तक के सारे फुटेजेस मंगाए जाते हैं। डॉक्टर रेवंत के फ़ोन की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स की जांच भी की जाती है। 1 से 2 दिनों में कविता बिंदु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। इसमें बताया गया कि गले पर धारदार चीज से वार किया गया था, जिससे रक्त का प्रवाह होने लगा। ज्यादा रक्त गिरने की वजह से कविता की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समय बताया गया 17 फरवरी की शाम 4 से 4:30 बजे के आसपास का। साथ में रिपोर्ट में कुछ और चीजें भी मेंशन की गई थीं, जैसे कविता की नाभि के पास 2 और निशान मिले। ऐसा लगा कि यहाँ पर इंजेक्शन लगाया गया होगा। आगे पाया गया कि इंजेक्शन के जरिए कविता को एनेस्थीसिया के शॉट्स दिए गए। एनेस्थीसिया का यूज आमतौर पर डॉक्टर सर्जरी के वक्त करते हैं। इससे इंसान का अंग सुन्न पड़ जाता है, शरीर में रक्त का बहाव भी धीमा हो जाता है, नींद भी आने लगती है। जब डॉक्टर सर्जरी करते हैं तो रक्त शरीर से कम गिरता है, दर्द का एहसास भी कम होता है। यही एनेस्थीसिया कविता को दी गई थी। जो लोग भी लूटपाट करने के लिए आए होंगे, क्या वो इतने जानकार और प्रोफेशनल रहे होंगे? जब महिला बेहोश हो गई तो उन लोगों को सामान लूट कर चले जाना चाहिए था। उन्होंने कत्ल क्यों किया? अगर कत्ल किया भी तो एनेस्थीसिया क्यों दिया? कोई भी आम लुटेरा घर में लूटपाट करने आए तो सीधे सीधे सामान लूटकर घर से चला जाता है। अगर वो ज्यादा खूंखार हो तो घर वालों को चोट भी पहुंचा सकता है। इनको हड़बड़ी होती है कि फटाफट सामान लेकर भागना है। कोई भी बता सकता है कि घर की कीमती चीजें अलमारी के लॉकर में होती हैं। इन लुटेरों ने घर में इतना तोड़फोड़ क्यों मचाया? इलाके में भी लोग घुल मिलकर रहते थे। आस पड़ोस में क्या चल रहा है सबको मतलब रहता था। आखिर उन लोगों को लुटेरों के बारे में कैसे नहीं पता चला? उन्हें कोई आहट या आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? जिस तरह से घर के अंदर सामान बिखरे हुए थे उसकी काफी आवाज आनी चाहिए थी। CCTV के अनुसार दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास डॉक्टर रेवंत अपने बेटे को लेकर घर आए थे। बेटे ने स्कूल ड्रेस पहना हुआ था। लगा कि पिता बच्चे को स्कूल से लाए होंगे। इसके कुछ समय बाद ये अपने बेटे को लेकर कार से चले गए। जैसा कि इनका बयान था कि ये क्लिनिक गए। इसके बाद डॉक्टर रेवंत के अलावा घर में कोई बाहरी शख्स आता जाता नहीं दिखा। धीरे धीरे घटना को 4 दिन गुजर गए। अब आती है तारीख 21 फरवरी। वारदात वाले दिन तो पुलिस डॉक्टर रेवंत से कुछ बातचीत नहीं कर पाई थी, केवल थोड़ी बहुत जानकारी ही मिली थी। लगा कि अब घर का माहौल थोड़ा शांत हो गया होगा, तो 21 फरवरी को पुलिस ने रेवंत को कदर पुलिस स्टेशन बुलाया पूछताछ करने के लिए। घर पर भी बाकी रिश्तेदारों से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होती है। थोड़ा थोड़ा शक पुलिस को डॉक्टर रेवंत पर भी था, क्योंकि एनेस्थीसिया के शॉट्स प्रोफेशनल तरीके से कविता को दिए गए थे। ऊपर से रेवंत डॉक्टर भी था। चूंकि ये एक डेंटिस्ट था तो इसके पास एनेस्थीसिया रहा भी होगा। CCTV के अनुसार इसके अलावा घर में कोई बाहरी आते जाते नहीं दिखा। वैसे आज 21 फरवरी को भी डॉक्टर रेवंत अपनी बीवी की मौत से उबर नहीं पाए थे। इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। उस दिन के बाद से ना तो ये ठीक से कुछ खा पी रहे थे और ना ही सो पा रहे थे। शायद इनको बीवी के जाने का सदमा लगा हो। पुलिस का शक इस पर करना गलत भी हो सकता है। डॉक्टर रेवंत अपना बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन आते हैं। इन्होंने कहा कि उस दिन ये अपने बड़े बेटे के साथ क्लिनिक में थे। कविता का कत्ल लुटेरों ने ही किया होगा। घर से 4 लाख के सामान और कैश लूट कर ले गए। उन्होंने कत्ल शाम 6:45 से 8:15 के बीच किया होगा, क्योंकि शाम के 6:15 बजे के आसपास कविता ने मुझे कॉल किया था। वो ठीक ठाक थी और 8:15 के बाद मैं घर पहुंचाई। इसी टाइमिंग के बीच कांड हुआ होगा। कविता के पोस्टमार्टम के अनुसार इनकी मौत 4:30 बजे के आसपास हुई थी, पर यहाँ रेवंत कोई और ही टाइम क्लेम कर रहा है। बयान देने के बाद पुलिस ने बोला कि अब आप जा सकते हैं, कल फिर आइएगा, हम लोग जल्दी ही कातिल को पकड़ लेंगे। इसके बाद डॉक्टर रेवंत यहाँ से चला जाता है। ये बहुत उदास था। अब 21 फरवरी से 22 फरवरी का दिन शुरू हुआ। पुलिस रेवंत का वेट कर रही थी, पर यह थाने नहीं आता है। शाम हो गया, सूरज ढल रहा था, अंधेरा होने लगा। रेवंत तो पुलिस स्टेशन नहीं आया, पर किसी अनजान व्यक्ति का कॉल पुलिस को आता है। कॉल करने वाले ने बताया कि कदूर के बंडी कोपरू रेलवे गेट के पास थोड़ी ही दूर किसी का शव पड़ा हुआ है। फौरन पुलिस भागे भागे मौके पर पहुंचती है। शव को देखा जाता है। देखते ही ये लोग पहचान गए कि शव किसका है। ये शव था डॉक्टर रेवंत का। यहाँ पर डॉक्टर के परिजनों को बुलाया जाता है। ये लोग भी आते हैं। इन्होंने भी चेहरे और कपड़ों से पहचान लिया कि ये रेवंत हैं। रेलवे फाटक के पास रेवंत की कार भी खड़ी पाई गई। अभी तक रेलवे पुलिस भी आ चुकी थी। आसपास कुछ लोग खड़े थे, उनसे पुलिस बात करती है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। इन्होंने बताया कि जब फाटक बंद हुआ और ट्रेन तेजी से आने लगी तो अचानक ये आदमी रेलवे ट्रैक पर कूदकर ट्रेन के सामने आ जाता है। जब तक हम कुछ कर पाते ट्रेन आई और इसके ऊपर से चली गई। इसने अपनी जान दे दी। चश्मदीदों के अनुसार इन्होंने खुदकुशी की है। अरसीकेरे रेलवे पुलिस स्टेशन में डॉक्टर रेवंत के खुदकुशी का केस दर्ज किया जाता है।
पहले से ही इनकी बीवी कविता के कत्ल का केस कदूर पुलिस स्टेशन में चल रहा था। अभी 5 दिन पहले ही कुछ लुटेरों ने इनकी बीवी का कत्ल कर दिया था। आज यानी 5 दिन बाद पति ने भी अपनी जान दे दी। आखिर इसने ऐसा क्यों किया? घर वालों के अनुसार रेवंत बहुत दुखी था, ढंग से कुछ खा पी नहीं रहा था, सो नहीं रहा था, गुमसुम सा रहने लगा था। इसे अपनी बीवी के जाने का बहुत दुख रहा होगा, ये झेल नहीं पाया और जान दे दी। इस घटना से रेवंत के प्रति लोगों की हमदर्दी और होने लगी कि अपनी बीवी से ये इतना प्यार करता था कि उसके जाने के बाद ये जीवित नहीं रह पाया। अब तो कविता और रेवंत के बच्चे भी अनाथ हो गए। पुलिस रेवंत की तलाशी लेती है, शायद यहाँ से कोई चिट्ठी मिले जो इसने मरने से पहले लिखी हो। इसके कार की तलाशी लिया गया, घर पर भी देखे गए, बेडरूम में खोजबीन हुई, पर कहीं से कोई नोट नहीं मिला। रेवंत के शव की तलाशी के दौरान इसका मोबाइल फ़ोन बरामद होता है। शव को हॉस्पिटल भेज दिया गया जांच करने के लिए। पुलिस रेवंत के फ़ोन से जानकारी निकालनी शुरू कर देती है। आमतौर पर इन तरह के केसेस में सबसे पहले फ़ोन की लास्ट लोकेशन देखी जाती है कि विक्टिम ने आखिरी बार किसे कॉल किया था। ज़्यादातर केसेस में लास्ट कॉल से ही सुराग मिल जाते हैं। यहाँ पर भी पुलिस ने ऐसा ही कुछ किया। रेवंत के फ़ोन की लास्ट लोकेशन देखी गई। यहाँ से एक नंबर मिलता है। ये नंबर हर्षिता नाम से सेव था। इस पर कोई पहली बार बात नहीं हुई थी, पहले भी बातें होती थीं। पुलिस ने सोचा कि अगर आखिरी बार रेवंत ने कॉल हर्षिता नाम की महिला को किया तो हो सकता है कि उसे खुशी की वजह बताई हो। पुलिस हर्षिता के नंबर पर कॉल करती है। फ़ोन पूरा रिंग तो होता है, लेकिन हर्षिता फ़ोन नहीं उठाती है। सोचा कि वो किसी काम में व्यस्त होगी। फ़ोन रिंग हुआ तो वो आकर देखेगी और कॉल करेगी। इसके बाद पुलिस कॉल के आने का वेट करती है। कॉल नहीं आया। जब कई घंटों बाद भी कॉल नहीं आया तो पुलिस को थोड़ा अजीब लगा। इन्होंने हर्षिता के फ़ोन नंबर के जरिए इसका असली नाम, पता, किस लोकेशन में ये फ़ोन एक्टिव है, सब कुछ निकाला। हर्षिता का फ़ोन बेंगलोर के राजा राजेश्वरी नगर एरिया में शो हो रहा था। एड्रेस भी यहीं आरआर नगर का ही था। 22 फरवरी की रात को ही बिना देरी किए एसपी ने कुछ ऑफिसर्स को बेंगलोर के उस एड्रेस पर भेजा। 4 से 4.5 घंटों का सफ़र करने के बाद पुलिस एड्रेस पर पहुंचती है। 22 फरवरी की रात बीत रही थी और 23 फरवरी का भोर हो रहा था। यहाँ का नज़ारा थोड़ा अलग था। हर्षिता के घर के बाहर काफ़ी भीड़ जमा थी। आरआर नगर की पुलिस भी यहीं पर मौजूद थी और किसी वारदात की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। कदूर से आए पुलिस ऑफिसर यहाँ पर थोड़ी बातचीत करते हैं कि हो क्या रहा है। पता चला कि जिस महिला की तलाश में पुलिस इस जगह पर आई, उसने अपने ही घर में पंखे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ये सब सुनकर कदूर पुलिस सन्न रह जाती है। कदूर में कविता का कत्ल लुटेरों ने किया। इसके 5 दिन के बाद पति रेवंत ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। इनके फ़ोन से एक महिला का नंबर मिलता है, हर्षिता। फिर इसी रात को हर्षिता भी अपने घर में फांसी से झूल गई। आखिर एक के बाद एक ऐसी वारदातें कैसे हुईं? कुछ तो इनमें कनेक्शन हो सकता है। कदूर पुलिस कविता और रेवंत केस की जांच कर रही थी और यहाँ आरआर नगर की पुलिस हर्षिता केस की। कदूर पुलिस रेवंत के बयान को वापस से पढ़ना शुरू कर देती है। फिर से कविता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखे जाते हैं। क्राइम सीन पर भी गौर किया गया। पोस्टमार्टम में एनेस्थीसिया की बात मेंशन की गई थी, जिसे डॉक्टर्स यूज करते हैं। जिस तरह की लूटपाट घर में की गई थी वो लुटेरों द्वारा नहीं लग रही थी। ऐसा लगा कि यह सब किसी प्रोफेशनल का काम होगा। घर से उन बदमाशों का कोई फिंगरप्रिंट तक नहीं मिलता है, कोई सुराग नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेजेस को देखकर भी लगा कि घर में कोई बाहरी शख्स नहीं आया था। घर पर कविता और रेवंत का 5-6 साल का बेटा था। पुलिस उससे बात करती है। इसने बताया कि उस दिन इसके पापा इसे स्कूल लेने के लिए आए थे। जब बच्चा स्कूल से घर पहुंचा तो इसे इसकी मम्मी नहीं दिखी। इसने अपनी मम्मी को आवाज़ लगाया, फिर अपने पापा से पूछा कि मम्मी कहाँ पर है। रेवंत ने बोला कि वो वॉशरूम गई होंगी, आ जाएंगी। फिर रेवंत इसे घर के कपड़े पहनाते हैं और क्लिनिक ले आते हैं। बेटे ने एक और बात बोली कि उस दिन से पहले पापा कभी भी इसे स्कूल में लेने के लिए नहीं आए थे, मम्मी ही आती थीं। पहली बार पापा मुझे लेने के लिए स्कूल आए। पिता का पहली बार स्कूल आना, बेटे का अपनी माँ को ना देखना। सीसीटीवी से पता चला कि रेवंत के अलावा घर में कोई भी नहीं आया था। जब रेवंत से 21 फरवरी को पूछताछ हुई, फिर उसके अगले दिन इसने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। इससे पहले इसने हर्षिता को कई बार कॉल भी किया था, मरने से ठीक पहले भी किया। ये सारी चीज़ें पुलिस को हैरान परेशान कर रही थीं। उस तरफ आरआर नगर की पुलिस हर्षिता केस को देख रही थी। उन्होंने जब हर्षिता के कमरे की तलाशी ली तो यहाँ से इसका एक नोट मिला, जिसे इसने मरने से पहले लिखा था। इसमें लिखा था कि इसको इसके पति परेशान करते हैं, लड़ते हैं, इसलिए आज इसे ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। इसकी मृत्यु का जिम्मेदार इसका पति है। लेटर मिलने के बाद आरआर नगर की पुलिस हर्षिता के पति सुदर्शन को उठाती है। ये आदमी केएसआरटीसी में बस ड्राइवर और कंडक्टर था। आरआर नगर की पुलिस सुदर्शन से पूछताछ शुरू करती है। सुदर्शन ने इसके ऊपर लगे सारे इल्ज़ामों से सरासर इनकार कर दिया। ये मानता है कि इसकी अपनी पत्नी हर्षिता से झगड़े होते थे, वही ऐसा काम करती थी कि उसे डांटना बोलना पड़ता था। पुलिस ने लड़ने झगड़ने की वजह पूछी। सुदर्शन ने बताया कि इसकी बीवी का एक डॉक्टर से अफेयर चल रहा था। हमारी एक बेटी है। मुझे जब अफेयर के बारे में पता चला तो मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रही थी। इसी वजह से हमें झगड़े होते थे। पुलिस ने सुदर्शन से पूछा कि वो डॉक्टर कौन था।
इसने उसका नाम बताया, रेवंत, ये कदूर का रहने वाला है। इसके बाद आरआर नगर की पुलिस कदूर पुलिस से कांटेक्ट करती है। इनसे बोला गया कि डॉक्टर रेवंत का पता लगाइए, हमें उनसे पूछताछ करनी है। कदूर में भी इन्वेस्टिगेशन चालू था। ये लोग भी सोच ही रहे थे कि हर्षिता के घर पर छानबीन किया जाए, खुशी करने की वजह जानी जाए। तब तक आरआर नगर की पुलिस ने हर्षिता को लेकर कदूर पुलिस से कांटेक्ट कर लिया। अब ये लोग अपने अपने इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं ताकि दोनों अपने अपने केसेस की गुत्थी सुलझा सकें। आरआर पुलिस ने बताया कि हर्षिता का रेवंत के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। रेवंत के मोबाइल ने भी ये बात कंफर्म की, क्योंकि अक्सर इसी मोबाइल से हर्षिता से बात होती थी। इन्फॉर्मेशन की साझेदारी, दोनों के घर वालों के स्टेटमेंट, कॉल डिटेल्स, आरोपियों के बयान, फॉरेंसिक टीम के जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लोगों से पूछताछ, इन सब से पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू किया। इससे एक कहानी बाहर निकलती है। कुछ दशक पहले रेवंत तमिलनाडु से कर्नाटक आया और चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में बस गया। कविता से इसकी शादी हुई, आगे इसके 2 बच्चे हुए। 2015 से 16 के आसपास इसने अपना डेंटिस्ट का क्लिनिक शुरू किया। ये अच्छा खासा चलने लगा। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। उधर बेंगलोर के आरआर नगर में हर्षिता अपने पति के साथ रहती थी। इसके पति बस के ड्राइवर और कंडक्टर थे। यहाँ भी सब कुछ बढ़िया चल रहा था। हर्षिता का कोई रिश्तेदार कदूर में रहता था, इसलिए कभी कभी ये यहाँ पर घूमने के लिए आती थी। एक दिन इसके दांत में कुछ प्रॉब्लम होती है। इसे पता चला कि कदूर में एक डेंटिस्ट हैं। ये इसी डेंटिस्ट के पास आई, नाम था डॉक्टर रेवंत। यहीं पर इनकी पहली मुलाकात हुई, थोड़ा हंसी मजाक हुआ, बातें हुई। रेवंत को पता चला कि हर्षिता का एक रिश्तेदार यहीं पर रहते हैं। हर्षिता को भी पता चला कि रेवंत का घर यहीं है। इसके बाद जब भी हर्षिता कदूर अपने रिश्तेदार के घर पर आती तो रेवंत से जरूर मिलती थी। दोनों ही बाल बच्चे वाले थे, दोस्ती से आगे इनके रिश्ते नहीं बढ़ने चाहिए। फिर भी इनकी दोस्ती आगे बढ़ती है। इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों रिलेशनशिप में आ गए। समय के साथ ये एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे कि अपने अपने परिवारों को छोड़ने तक को रेडी हो गए। जब भी ये एक दूसरे से दूर होते हैं तो कॉल पर घंटों घंटों बातें करते थे। उधर हर्षिता के पति को रेवंत के बारे में पता चलता है। वो पत्नी को रोकते हैं, समझाते हैं, पर वो नहीं सुनती। इधर रेवंत की पत्नी कविता को भी हर्षिता के बारे में पता चला। यहाँ भी झगड़े शुरू हो गए। झगड़े ऐसे हो रहे थे कि घर का शोर आस पड़ोस में भी जा रहा था। पता चला कि वारदात के 2 महीने पहले कविता और रेवंत में इतना झगड़ा हुआ कि कविता ने खुशी करने की कोशिश भी की। रेवंत और हर्षिता एक दूसरे के साथ रहने के लिए पागल हो चुके थे। हर्षिता चाहती थी कि रेवंत अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दे ताकि ये अपने पति को छोड़कर उसके साथ रहने के लिए चली आए। रेवंत अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाना शुरू कर देता है। 17 फरवरी की दोपहर में रेवंत अपनी पत्नी को लेकर ज्वेलरी शॉप गया। वहां से कविता को कई सारे आभूषण दिलाए, फिर घर आया। घर पर इन दोनों के अलावा 6 महीने की बच्ची थी। उसके सामने ही रेवंत ने जबरदस्ती कविता के मुंह में कपड़ा ठूस दिया ताकि वो चिल्ला ना पाए। ये 2 बजे के आसपास का टाइम था। रेवंत ने पहले ही एनेस्थीसिया के इंजेक्शंस रेडी करके रख लिए थे। इसने उन इंजेक्शन को कविता के पेट में नाभि के पास लगा दिया। कुछ ही पलों में ये बेहोश हो जाती है। फिर ये कविता को घसीटकर कार सेट के पास ले गया, जहां पर गाड़ी पार्क करते हैं। यहीं पर ये कविता के गले पर धारदार हथियार चलाता है। इससे रक्त का प्रवाह होना शुरू हो गया। ये थोड़ा धीरे हो रहा था क्योंकि कविता एनेस्थीसिया की वजह से बेहोश थी। रक्त को जमीन पर फैलने से रोकने के लिए रेवंत ने डोरमैट से बॉडी को ढक दिया। वैसे डोरमैट से ढकने से पहले ही रेवंत ने कविता के पहने सारे गहने उतार लिए। इसके बाद ही अभी जस्ट खरीद कर लाए गहने और बाकी कुछ कैश, टोटल 4 लाख किसी बॉक्स में पैक करके घर से निकल जाता है। अब बेटे को स्कूल से लाने का टाइम हो रहा था। रास्ते में ही इसने सामानों को पार्सल करने वाले स्टोर से गहनों को पोस्ट करवा दिया। ये इन गहनों को हर्षिता के घर पर भिजवाता है। 18 से 19 फरवरी तक वो गहने उसके घर पर पहुंच भी गए। 17 फरवरी की दोपहर में गहने पार्सल करने के बाद रेवंत बेटे के स्कूल जाता है। वहां से उसे रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद ये बेटे को घर पर लेकर आया। घर पर बेटे को इसकी मम्मी नहीं दिखाई दी। फिर ये अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, पिता से पूछता है। पिता ने बोला कि वो वॉशरूम गई होंगी, आ जाएंगी। थोड़ी देर के बाद रेवंत अपने बेटे को क्लिनिक ले गया। घर से निकलने से पहले रेवंत अपने बेटे को कार में बिठाकर वापस घर के अंदर आया। सारा सामान बिखेरता है, अलमारी खोलता है, थोड़ी थोड़ी तोड़फोड़ भी मचाई। ये सब कुछ 6 महीने की बेटी के सामने हो रहा था। फिर ये बेटे को लेकर कार से क्लिनिक आ गया। चूंकि कविता कार सेट के पास बेहोश पड़ी हुई थी, इसके गले से रक्त प्रवाह हो रहा था, इसलिए इसके कुछ घंटों के बाद इसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम के अनुसार करीब 4:30 बजे के आसपास इसकी मृत्यु हुई। फिर रात को रेवंत अपने बेटे को लेकर घर पर आए, लुटेरों वाली कहानी बताई। जब पुलिस को सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और रेवंत के बयान से इस पर शक पैदा हुआ तो पुलिस ने इसे 21 फरवरी को पुलिस स्टेशन बुलाया। पुलिस के बॉडी लैंग्वेज से रेवंत को एहसास हो गया कि इन्हें सब कुछ पता चल चुका है। पुलिस ने इसे अगले दिन भी बुलाया था, पर यह नहीं गया। इसने हर्षिता को कॉल पे कॉल करना शुरू कर दिया। ये सारी चीज बताता है कि इसका भेद खुल चुका है, ये पकड़ा जाएगा, बहुत बदनामी होगी, ये अब जिंदा नहीं रह सकता।
ये अपनी जान देने से पहले भी हर्षिता को कॉल करके बताता है कि अपनी जान देने जा रहा है। फिर ये ट्रेन के सामने कूद गया। उधर हर्षिता भी डर जाती है, रेवंत की वजह से ये भी पकड़ी जाएगी। इसके ही वजह से कविता का कत्ल हुआ। रेवंत अपनी जान दे रहा है। कुछ देर के बाद इसे फ़ोन भी आया, पर यह नहीं उठाती है। अब ये सोचने लगी कि क्या किया जाए। समाज के डर और भेद खुलने, बेइज्जती होने के डर से इसने भी अपनी जान देने का फैसला कर लिया। ये एक नोट तैयार करती है जिसमें अपने पति को दोषी ठहराई। फिर ये रात के करीब 8 बजे पंखे से झूल गई। रात को इसके पति सुदर्शन घर पर आते हैं। देखा कि दरवाजा अंदर से लॉक है। खटखटाने पर भी दरवाजा नहीं खुला। हर्षिता को ये कॉल भी करते हैं, पर वो कॉल नहीं उठाती। इसके बाद सुदर्शन आस पड़ोस में जाकर बताते हैं। पुलिस को कॉल किया जाता है। फिर हर्षिता की खुशी की वारदात भी बाहर आती है। आगे लेटर भी मिला। 25 फरवरी तक हर्षिता के कमरे से वो गहनों का पैकेट भी मिला जिसे रेवंत ने पार्सल किया था। इस तरह से केस में पुलिस ने कत्ल का पता किया, कातिल का भी पता किया, मोटिव भी ढूंढ निकाला, सबूत भी मिल गए, सब कुछ हुआ। लेकिन चूंकि मुकदमा किस पर किया जाए, कातिल ने अपनी जान दे दी। जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, उसने भी अपनी जान दे दी। आगे चलकर केस बंद कर दिया जाता है। रेवंत और हर्षिता की वजह से 2 बच्चे पूरी तरह से अनाथ हो गए। एक बेटी ने अपनी माँ खो दी। रेवंत की माँ दोनों बच्चों का ख्याल रख रही हैं। कविता के भाई प्रवीण ने कहा कि अगर बच्चों का ध्यान रखने में उन्हें कोई दिक्कत आती है तो वो बच्चों को हमें सौंप सकती हैं। प्रवीण ने यहाँ तक बोला कि अगर रेवंत की माँ भी हमारे साथ रहना चाहें तो वो रह सकती हैं। हम अपनी माँ की तरह उनका ध्यान रखेंगे। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।